हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका। ठीक है, तो जो हमारा ये अभी पॉलिटी की एनसीईआरटी चल रही है, तो इसमें हम लोग पूरा देख रहे हैं कि संविधान हमारा क्यों और कैसे बनता है, क्या होता है, उसके बारे में समझ रहे हैं कि आखिर ये क्यों लाया गया था। तो आई होप कि आपको फर्स्ट पार्ट में ही समझ में आ गया होगा, क्यों का जवाब तो आपको मिल गया होगा कि ये क्यों लाया गया था। ठीक है, देन इसके काम क्या क्या है वो भी चीज़ें हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका कैसे था। ठीक है, क्यों का रीजन हमें पता चला। सपोज मान के चलिए कि हमने सोचा कि हमें यूपीएससी करना है। सो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए कि क्यों स्ट्रांग होना चाहिए, यानी कि वाई, हमें करना क्यों है। तो जब उसका रीजन पता चलेगा तो फिर हम ये तरीका अपनाएंगे कि अब हमें ये करना कैसे है। ठीक है, तो इसी तरीके से संविधान तो सबसे पहले कि इसकी ज़रूरत क्या थी, देन उसके बाद अब जब इसकी ज़रूरत हमें समझ में आ गई कि क्या है, तो संविधान को प्रचलन में लाने के तरीके क्या क्या थे, फिर क्या क्या तरीके अपनाए गए, कैसे कैसे उससे लाया गया, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। बट थोड़ी सी मैं 1 मिनट आपका टाइम लूँगी। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, तो इसमें आप में से जो भी लोग यहाँ पे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हों, तो 2021 के लिए इसमें क्या है कि सिलेबस पर आधारित पूरा आपको नोट्स मिलेगी ए टू जेड। ठीक है, तो वहाँ पे स्टार्टिंग से एंडिंग तक जितना आपके सिलेबस में दिया गया है, सारी नोट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल कराई जा रही हैं। और इसका जो भी ये प्राइस है उसे आप देख लीजिएगा। वहाँ पे यहाँ जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, तो इस पर आप कांटेक्ट करिए और वहाँ से इजीली आप लोग परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड हो तो सिर्फ वही लीजिएगा, ऐसा नहीं कि लेके रख लेना है। तो हालांकि इसकी प्राइस भी बहुत कम रखी गई है, तो आप लोग बिल्कुल इजीली ले सकते हैं। और यहाँ पे ये जो 9455 और 27233, ठीक है, तो इसमें आप कॉल करके या एसएमएस करके जिस भी तरीके से आपको सही समझ में आए वहाँ से आप सारी जानकारियाँ ले सकते हैं और क्या कर सकते हैं कि अपना ये चीज़ें परचेज कर सकते हैं, यदि जो इंटरेस्टेड हो तो, और यदि नहीं है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, सो अब हम आते हैं अपने चैप्टर पे और बात कर रहे थे कि ये हमारा संविधान जो है इसके तरीके क्या क्या हैं। तो इसको आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे यदि हम देखते हैं कि इसका मतलब है कि कोई संविधान कैसे अस्तित्व में आया। ठीक है, तो मतलब तरीके का मतलब क्या है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अस्तित्व में कैसे आता है और किसने संविधान बनाया, और उनके पास क्या था कि इसे बनाने की कितनी शक्ति थी। जिसने संविधान बनाया तो पहले तो बनाया किसने, देन उसके पास कितनी शक्ति थी, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं। और अनेक देशों में संविधान इसीलिए निष्प्रभावी होते हैं क्योंकि वे सैनिक शासकों या ऐसे अलोकप्रिय नेताओं के द्वारा बनाए जाते हैं जिनके पास लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया कि अलग कंट्रियां जो होती है वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है तो वो कहीं ना कहीं सैनिक उसमें ज़्यादा रोल रहेगा। जैसे अभी म्यांमार में तख्ता पलट हुआ, तो कहीं ना कहीं आप ये भी एक बड़ी वजह मान सकते हैं कि वहाँ सैनिकों का दबदबा ज़्यादा है। ठीक है, तो सैनिकों के द्वारा ही अभी तख्ता पलट किया गया। वहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं चल रही थी, लेकिन सैनिकों ने क्या किया कि पूरा सब कुछ उलट पलट के रख दिया है। ठीक है, म्यांमार की घटना आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगी, मैंने आपको बोला भी था कि आप लोग कर लीजिएगा उसे। तो इसमें से क्या हुआ कि बताया गया कि जहाँ पे सैनिक व्यवस्था होती है तो कहीं ना कहीं ये समस्याएं आती है, क्योंकि जो वहाँ के राज्य सत्ता में रहने वाले लीडर हैं तो वो तो खुद जनता के प्रति भरोसा बना नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और उनमें से यदि सपोज मान के चलिए कि हमने कोई काम किया, मतलब ठीक है लीडर हम हैं लेकिन हम सारे काम आपसे करा रहे हैं, एक टाइम बाद आपके दिमाग में ऐसा आएगा कि कर तो सब हम ही रही है, तो नाम मात्र के हैं, तो हटाओ इसे, जैसे भी हट रही है वैसे ही हटा दो। तो वही सेम सिचुएशन होती है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो ऐसी कुछ व्यवस्थाएं अपनाते हैं वहाँ पे ज़्यादा दिन तक ये सारी चीज़ें सही तरीके से नहीं चल पाती हैं। दिन क्या होता है कि वर्ल्ड के जो सर्वाधिक सफल संविधान भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के हैं। तो पूरे विश्व में सबसे सफल संविधान की यदि हम बात करते हैं कि अभी तक जो जीवंत है वो है भारत का, अमेरिका का और दक्षिण अफ्रीका का। ठीक है, तो कभी आपसे पूछा भी जाए इंटरव्यू वगैरह में तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि आप देखेंगे अभी हम पूरे इसको पढ़ेंगे तो समझेंगे कि कहीं ना कहीं कभी नेपाल का तख्ता पलट हो रहा है, कभी म्यांमार का तख्ता पलट हो रहा है, कभी अदर कंट्रियों का तख्ता पलट होता जा रहा है। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं गड़बड़ है, लेकिन हम ये 3 कंट्रियां देख रहे हैं
जो हमारे वर्ल्ड की है, एक इंडिया हो गए, अमेरिका हो गए, दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पे जब से बना है तब से अभी वो प्रॉपरली उसे ही माना जा रहा है। और उसके बाद ये ऐसे संविधान के उदाहरण हैं जिन्हें एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया। यद्यपि क्या होता है कि भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के मध्य बनाया। पर ऐसा करने में उसने क्या किया, राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे इतिहास से काफी प्रेरणा ली। तो जो अपने इंडिया का संविधान है, हमें अदर कंट्री का संविधान नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे इंडिया का संविधान क्या है कि सबसे पहले तो कड़े आंदोलनों के बाद ये तीनों ही कंट्रियों का संविधान बना था। ठीक है, हम भी औपनिवेशिक सत्ता से ग्रसित थे। अब दक्षिण अफ्रीका भी था, अमेरिका भी था। उसके बाद जब हम उनसे छुटकारा पाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने संविधान बनाने की मांग करते हैं। तो ये कब होता है, 1946, दिसंबर 1946। कैबिनेट मिशन याद करिए आप, जब कैबिनेट मिशन यहाँ पे इंडिया पे आती है, कैबिनेट मिशन के द्वारा एक संविधान सभा की, वहाँ पे पहले क्रिप्स मिशन ही आया था संविधान बनाने के लिए, लेकिन उसको क्या कर दिया गया था कि वहाँ पे पोस्ट डेटेड चेक बता के उसका बहिष्कार कर दिया गया था। मुस्लिम लीग ने तो उसका पूरी तरीके से बहिष्कार किया था। देन उसके बाद क्या होता है, कैबिनेट मिशन आती है और कैबिनेट मिशन में फिर सारी चीज़ें क्लियर होती है। तो जब संविधान सभा की बात आती है कि किस मिशन के तहत इसका गठन किया गया था, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो ये बातें आप नोट करते जाइए जो नोट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अब इसमें क्या हुआ कि 1946 सबसे पहले उसका सन आपको याद कर लेना है। एंड कैबिनेट मिशन और संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। ठीक है, तो इसमें पूरा ओवरऑल बताया गया है कि हमारा जो टाइम पीरियड लगता है, तो दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के मध्य, यानी 26 नवंबर 1949 में हमारी प्रस्तावना जो है वो पेश की जाती है। तो इसीलिए इसमें बताया गया। और ऐसा करने में क्या हुआ कि उसने राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे इतिहास से काफ़ी प्रेरणा ली है। हम बात करें तो हम कई वर्षों से, आप मुगल काल पढ़ेंगे, वहाँ से ही अंग्रेजों का आना, कहीं ना कहीं अंग्रेजों का क्या, पूरा यूरोप वासियों का। ठीक है, क्योंकि पुर्तगाली आते हैं, डच आते हैं, फ्रेंच आते हैं, फिर डेनिस आते हैं, अंग्रेज आते हैं। तो जो लंबे टाइम तक रहते हैं, खैर वो अंग्रेज ही रहते हैं, बाकी नहीं टिक पाते हैं। और लेकिन क्या था कि यहाँ पे कहीं न कहीं हमें जो है कि उनका जो समस्याएँ थी उसे झेलनी पड़ी थी। तो हमने देखा था, काफ़ी लंबा हमने संघर्ष किया। आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ पे देखेंगे कि लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों की हम गुलामी सहते रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है कि राष्ट्रीय आंदोलन में समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की विलक्षण क्षमता थी। संविधान को भारी वैधता मिली क्योंकि उसे ऐसे लोगों ने बनाया जिनमें समाज का अटूट विश्वास था। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे वैधता क्यों मिलती है, क्योंकि ऐसे लोगों के द्वारा बनाया गया जो क्या था, जनता के द्वारा चुने गए थे। ठीक है, हालांकि पहले हुआ था कि जो संविधान सभा का गठन होगा तो जनता डायरेक्ट निर्वाचित करेगी उन्हें, लेकिन बाद में खैर ऐसा नहीं हुआ कि जनता डायरेक्ट वहाँ पे वोट वगैरह डालने जाए। तो मर्स मान लिया गया था कि इस इलाके के ये लीडर, इस इलाके के ये लीडर, तो कुछ ऐसा किया गया था। तो वहाँ पे कुछ क्रिटिसाइज करने वाले भी लोग थे कि ये तो चुना नहीं गया, ऐसा वैसा। खैर वो आगे देखेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि मतलब विभिन्न वर्गों से सीधा संवाद करने और उनका सम्मान प्राप्त करने की क्षमता थी। संविधान जो निर्माता लोगों को यह समझाने में सफल रहे कि संविधान उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का कोई साधन नहीं है। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण करने वाले थे वो लोगों को ये समझा पाए कि भाई जो हम संविधान बना रहे हैं तो आपकी व्यक्तिगत जो शक्तियां हैं उन्हें आप उनको बढ़ाने के लिए ये नहीं है। ठीक है, थोड़ा इस बात पे गौर कीजिएगा कि व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने के लिए हमारा संविधान नहीं बनाया गया है। और उसके बाद यही कारण है कि संविधान की जो भारी वैधता मिली है और संविधान का अंतिम प्रारूप उस समय की व्यापक राष्ट्रीय आम सहमति को व्यक्त करता है। देन हम बात करते हैं यदि कि क्या हुआ था कि कुछ देशों ने अपने संविधान पर पूर्ण जनमत संग्रह कराया। कुछ कंट्रियों ने क्या किया, अपने संविधान जब बनाया तो उन्होंने पूर्ण जनमत संग्रह कराया। और जनमत संग्रह का मतलब क्या है कि जनता, जैसे कि हम सभी एक समुदाय में रहते हैं, तो किसी एक को लीडर मान ले या किसी एक ने कुछ अच्छी बातें बोल दी तो उसकी तरफ से हम क्या कर रहे हैं, अपना मतलब हाथ उठाए कि चलो ठीक है हम आपकी तरफ से हैं। तो वही है कि फिर जनता मान गई कि ठीक है हम इनकी तरफ से हैं, या जो ये बातें कह रहे हैं वो सहमत है हम इन बातों से, तो ज़्यादा मेजोरिटी उधर हुई तो वो बातें मान ली गई हैं।
तो कई देशों में ऐसा किया गया है जिसमें क्या हुआ कि सभी लोग अपनाए जा रहे हैं और संविधान, यहाँ पे बात करें कि संविधान के पक्ष या विपक्ष में राय देते हैं। भारतीय संविधान पर ऐसा कोई जनमत संग्रह, यानी कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसमें बताया गया कि जनमत संग्रह नहीं हुआ, लेकिन लोगों की ओर से प्रबल शक्ति प्राप्त थी, क्योंकि यह बहुत ही लोकप्रिय नेताओं की सहमति और समर्थन पर आधारित था। देन उसके बाद क्या होता है कि लोगों ने जो उसके प्रावधानों पर अमल करके उसे अपना लिया। अतः संविधान बनाने वाले, मतलब जो बनाने वाले थे, उनका प्रभाव भी एक हद तक संविधान की सफलता की संभावना सुनिश्चित करता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारा जो संविधान था वो ऐसे ऐसे लोगों के द्वारा नहीं बनाया गया, काफी मेच्योर पर्सन थे, काफी माने जाने लीडर थे और जनता का उन पे बहुत ज्यादा विश्वास भी था। ऐसे व्यक्तियों के द्वारा हमारे संविधान का निर्माण किया गया था। देन अब क्या होता है कि मौलिक अधिकार यानी संविधान के कुछ मौलिक प्रावधान थे। ठीक है। तो इसके बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ था कि एक जो सफल संविधान की यह विशेषता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई कारण अवश्य देता है। उसके बाद क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए यदि हम बात करते हैं कि जिस संविधान में बहुसंख्यक, ठीक है, कि बहुसंख्यकों को क्या होता है, समाज के अल्पसंख्यक समूहों का उत्पीड़न करने की अनुमति दी गई हो, वहां अल्पसंख्यकों के पास कोई कारण नहीं होगा कि वे संविधान के प्रावधानों का आदर करें। यानी कि एग्जाम्पल के लिए इसमें बताया गया है कि हर एक संविधान ऐसा होता है जहाँ पे कि लोग उसकी आदर करने के लिए मजबूर हो। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हम उसकी रिस्पेक्ट करना चाहें तो भी करेंगे, नहीं करना चाहे तो भी करेंगे। लेकिन एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे समझाया गया है कि मान लीजिए कि बहुसंख्यकों को हमने छूट दे दी कि आप अल्पसंख्यकों के साथ कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपको लगता है कि अल्पसंख्यक वाले जो है वो संविधान का सम्मान करेंगे? किसी भी कीमत पे नहीं करने वाले हैं। तो यही आप इसमें समझाया गया है कि कोई भी संविधान जो है अन्य लोगों की तुलना में कुछ लोगों को ज्यादा सुविधाएं देता है या सुनियोजित ढंग से समाज के छोटे छोटे समूहों की शक्ति को और मजबूत करता है, तो उसे जनता की निष्ठा मिलनी बंद हो जाती है। यानी कि जो जनता की निष्ठा मिल रही थी वो बंद हो जाएगी। और यदि कोई समूह या जो हमारा यहाँ पे समुदाय की बात करें कि महसूस करे कि उसकी पहचान को दबाया जा रहा है, तो उसके पास संविधान को मानने का कोई कारण नहीं होगा। और कोई भी संविधान क्या होता है कि खुद से न्याय के आदर्श स्वरूप की स्थापना नहीं करता, लेकिन उसे लोगों का विश्वास दिलाना पड़ता है। यानी कि इसमें क्या आपको बताया गया है कि सीधे सीधे हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कि हम यदि सबके लिए ध्यान देते हैं तो रिस्पेक्ट करेंगे। और हमारा संविधान ऐसा होना चाहिए कि लोग रिस्पेक्ट करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने बहुसंख्यकों को छूट दे दी कि भैया आप जो करो करना हो, यहाँ पे आपको कोई बोलने वाला नहीं। चाहे अल्पसंख्यक वालों को दबाओ, मारो, कूटो, कुछ लो, कुछ भी करो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर एक उसमें बात किया है हर एक तबके के लोगों के लिए, और इसीलिए हम भी सम्मान कर रहे हैं उसका, आप भी सम्मान कर रहे हो, एक दूसरा व्यक्ति भी सम्मान कर रहा है, और उसी के आधार पर हम न्याय की भी बात करते हैं। ठीक है। अब उसके बाद देन अब क्या होता है कि वह बुनियादी न्याय को प्राप्त करने के लिए ढांचा उपलब्ध कराता है। और होता क्या है कि आप इस पर विचार को, मतलब कि जो यहाँ पे दिया गया है कि विचार को प्रयोग में लाएं कि स्वयं अपने से यह प्रश्न पूछे कि समाज के कुछ बुनियादी नियमों में ऐसी कौन सी चीजें होनी चाहिए जिनसे सभी लोगों को उन्हें मानने का एक कारण मिल सके। तो यहाँ पे ऑब्वियसली कि हम लोग सोच सकते हैं यार कि कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जो हमें भी ज़रूरत हो। एक आप रिच फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपके लिए भी, जो बहुत ही हाशिए पर खड़े हैं, बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं, बहुत ही पुअर कंडीशन है उनकी, उनके लिए भी वो बहुत ही ज़रूरी हो जितना ज़रूरी हमारे लिए है, और वो चीज़ें उन्हें मिलनी भी चाहिए। तो क्या ऐसी कौन-कौन सी बातें हैं या क क्या है, बिल्कुल आपके माइंड में आ रही होंगी कुछ बातें, और जो भी आ रही होंगी वो बिल्कुल सही आ रही होंगी। हाँ, अब यदि ऐसा आ रहा होगा आपके माइंड में कि यहाँ पे पूरा वो करना कि मतलब बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए, हमारे पास है उनके पास भी होना चाहिए। जी नहीं, कुछ चीज़ें यूनिक वाली सोचिएगा। जो मूलभूत आवश्यकताएँ हमारी होती है कि हमें भी जो ज़रूरत है, जिसके बिना हम नहीं रह सकते, और नेक्स्ट पर्सन को भी उसकी ज़रूरत है। ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि कोई संविधान अपने सभी नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की जितनी अधिक सुरक्षा करता है, उसकी सफलता
की संभावना उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। और यदि हम सीधे मोटे तौर पे बात करें तो क्या होता है कि भारतीय जो हमारा संविधान है प्रत्येक नागरिक को एक ऐसा कारण देता है जिससे वह उसकी सामान्य रूपरेखा का समर्थन करे। और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप इस प्रश्न का उत्तर भी ढूंढ पाएंगे और यहाँ पे आपका जवाब भी हाँ हो सकता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा। अब हम यदि बात करते कुछ संस्थाएं वगैरह थी उनके संतुलित रूपरेखा की देखें तो हुआ क्या था कि संविधान को जनता नहीं प्रायः एक छोटा समूह ही नियुक्त कर देता है। इसमें बताया क्या गया है कि जो संविधान है हमारा तो उसको जनता ही नहीं प्रायः एक छोटा सा समूह यदि चाहे तो नष्ट कर देता है, क्योंकि वह अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहता है। ढंग से यदि हम बात करें तो बनाए गए संविधान में शक्तियों को इस प्रकार बांट दिया जाता है जिससे कोई एक समूह संविधान को नष्ट ना कर सके। यानी कि यदि हमारा संविधान जनमत संग्रह के द्वारा हुआ और इधर उधर हवा हवाई में हमारा संविधान तैयार होता है तो क्या होगा कि किसी के भी लिए वो बहुत मामूली बात होगी, एक फूंक मारना वो सारी चीजें उड़ जाएंगी, कोई कहीं पता नहीं चलेगा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। लेकिन यदि एक व्यवस्थित तरीके से आप उसे क्या करते हो उसका गठन करते हो तो कहीं ना कहीं वो चीजें क्या रहेगी हमारे पास बहुत दिनों तक रहेंगी। और जब हम उसमें इतनी अच्छी अच्छी चीजें डालेंगे कि सबके लिए वो जरूरी हो, हम सबको नजर में रखकर बात करेंगे तो ऑब्वियस है कि मतलब होंगे विरोधी लेकिन इतना ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि संविधान की रूपरेखा बनाने की एक कारगर विधि है सुनिश्चित करना है कि किसी एक संस्था का सारी शक्तियों पर एकाधिकार ना हो और ऐसा करने के लिए व्यक्ति को कई संस्थाओं में बांट दिया जाता है। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि हम सेंटर में पहले बात करते हैं, फिर स्टेट की बात करते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं? खैर ये चीज़ें हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन संविधान के तौर से इधर पे हम देखें तो यहाँ पे क्या बताया गया उन्हें छोटे-छोटे संस्थाओं में हम डिवाइड कर रहे हैं। और वो कैसे कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? तो एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे थोड़ा-सा समझिए कि जैसे मान लीजिए भारतीय संविधान शक्ति को एक समान धरातल पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं और स्वतंत्र संवैधानिक निकाय जैसे निर्वाचन आयोग आदि में बांट देता है। अब हमारा संविधान क्या करता है कि आपको बांट दिया कार्यपालिका में, ठीक है, विधायिका में उसने बांटा, कार्यपालिका में बांटा और न्यायपालिका में बांटा। अब यहाँ पे क्या होता है कि उसके बाद कुछ संस्थाएं ऐसी बनाई जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। निर्वाचन आयोग हम लोग इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं और जो भी नहीं पढ़े होंगे आज का उनके लिए होमवर्क यही है, आपको विधायिका देखना है। देन कार्यपालिका, कार्यपालिका के पूरा की मतलब उसके हेड कौन है या उसके वास्तविक हेड कौन होते हैं। तो जैसे कि विधायी आपकी कार्यपालिका हो गई किस आर्टिकल के तहत इसमें कहा गया है, तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर कर लेनी है और नहीं समझ में आएगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट भी कर देना है, मैं नेक्स्ट डे आपको वो सारी चीज़ें बता दूंगी। ठीक है। तो इसमें और जो हमारी जुडिशरी है न्यायपालिका है उसके बारे में भी वो भी एक स्वतंत्र संस्था है। और बाद में बात करें निर्वाचन आयोग, यहाँ पे भी किसी का शासन नहीं चलता है, वो खुद में एक स्वतंत्र निकाय है और ये संवैधानिक निकाय है सारे। ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से मतलब निर्वाचन आयोग कैसा निकाय है या कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं कि कैसे निकाय है। तो बस इतना याद रखिए कि जो भी आपको संविधान में पढ़ने को आए, संविधान में जिनके लिए एक पर्टिकुलर आर्टिकल हो, जो आर्टिकल के तहत वर्णित हो, वो हमारे संवैधानिक संस्थान कहलाते हैं। जिन पदों का वर्णन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो पद हमारे संवैधानिक पद कहलाते हैं, चाहे फिर वो राष्ट्रपति का हो, प्रधानमंत्री का हो, उपराष्ट्रपति का हो। तो अब यहाँ पे कभी कभी पूछ लिया गया है कि उप मुख्यमंत्री या उप प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक पद है या नहीं, तो आप संविधान में उनका वर्णन नहीं पाएंगे। तो ऑब्वियसली कि यहाँ पे वो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। जब आप संविधान पढ़ते हैं यहाँ पे हम लोग सारी बातें क्लियर करेंगे कि कैसे यहाँ पे कौन से पद संवैधानिक है, कौन सी संस्थाएं संवैधानिक है, कौन सी नहीं है। तो निर्वाचन आयोग आपको यहाँ पे पता चला ये संवैधानिक संस्था है, इसके बारे में आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये निर्वाचन आयोग क्या क्या करता है, कैसे ये इलेक्शन कराता है, कैसे ये आचार संहिता लगाता है, कैसे ये किसी को मतलब यदि इलेक्शन में गड़बड़ी हो रही है तो उसको सुधारता है, तो वो चीज़ें कितनी इसके पास पावर है, सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी है। और यहाँ पे इनसे रिलेटेड बहुत
फेवरेट है ये न्यायपालिका हो गया, आपकी संसद हो गई, और यहाँ पे कार्यपालिका या निर्वाचन आयोग, इनसे यूपीएससी क्वेश्चन हर साल पूछता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए और वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी इसे स्किप नहीं करना। आप लोग बस इसे पूरा का पूरा कंप्लीट आज के आज कर लेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एकदम से पूरा कि उसके आर्टिकल कौन है, उसके हेड कौन कौन हो सकते हैं, उसके मेंबर कौन हो सकते हैं, कैसे क्या क्या जो भी व्यवस्थाएं हैं, सारी चीज़ें आपकी। यदि पॉलिटी की जो लक्ष्मीकांत है वो होगी, उसमें आपको ये सारे चैप्टर मिल जाएंगे, इजीली कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। देन उसके बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि होता क्या है कि इससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि यदि कोई एक संस्था संविधान को नष्ट करना चाहे, अन्य दूसरी संस्थाएं उसके अतिक्रमण को क्या करेंगी, नियंत्रित करेंगी, कंट्रोल कर लेंगी। और अवरोध और संतुलन के कुशल प्रयोग ने क्या किया, भारतीय संविधान की सफलता सुनिश्चित की है। यानी कि हमने इतनी संस्थाओं में क्यों डिवाइड किया, हम एक बना सकते थे ना कि एक कार्यपालिका ही होगी या एक न्यायपालिका होगी, उसके अलावा हमें किसी की जरूरत नहीं थी। लेकिन हमने विधायिका भी बनाया, कार्यपालिका भी बनाया, न्यायपालिका भी बनाया, और भी अदर संस्थाएं बनाई है हमने। ठीक है, तो क्यों बनाई है, इसीलिए बनाया गया यहाँ पे, ताकि कोई एक के पास मोनोपोली ना आ जाए, कोई एक इसे नष्ट जब चाहे तो ना कर दे, कोई एक के हाथ की कठपुतली ना रह जाए, इसलिए हमने ऐसा किया। उसके बाद क्या होता है, और तभी आज हमारा संविधान भी जो है, हमने का मतलब मैंने नहीं बनाया, मतलब जो हमारे वहाँ पे बनाने वाले थे उनका है कि उन्होंने ऐसा किया। और क्या होता है कि संस्थाओं की रूपरेखा बनाने में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि उसमें बाध्यकारी मूल्य, नियम और प्रक्रियाओं के साथ अपनी कार्य प्रणाली में लचीलापन का संतुलन होना चाहिए, जिससे वह बदलती आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढाल सके। दिन क्या होता है कि ज़्यादा कठोर संविधान परिवर्तन के दबाव में नष्ट हो जाते हैं, और दूसरी ओर यदि संविधान अत्यधिक लचीला है तो क्या होगा कि वह हमारा समाज में, हमारा जो समाज है उसमें क्या होगा कि समाज को सुरक्षा और पहचान ना दे सकेगा। यानी कि यदि संविधान कठोर हुआ, समस्या तब भी है, और यदि संविधान बहुत ही ज्यादा आपका लचीला हुआ, समस्या तब भी है। ठीक है, तो वहां पे हम सुरक्षा और पहचान की समाज को देने की बात ही नहीं कर सकते कि बहुत लचीला, कोई भी आके उसमें बदल दे जा रहा है। तो ये भी यदि हुआ तो यहाँ पे सही नहीं होगा। और सफल संविधान की यदि हम बात करते हैं, तो सफल संविधान जो होता है प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में एक संतुलन रखते हैं। यानी कि जो हमारा सफल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कठोर और लचीला दोनों का सम्मिश्रण होता है। जब आप इसकी विशेषता पढ़ेंगे, इसकी विशेषता में से एक ये भी है कि हमारा संविधान कठोर और लचीलेपन का सम्मिश्रण है। ठीक है, ना तो प्रॉपरली ये कठोर है, ना तो प्रॉपरली ये लचीला है। और इसके बारे में हम लोग कई दिन पहले मतलब की बात करें तो पहले ही बात कर चुके हैं कि कैसे लचीला होता, कैसे कठोर होता है। ठीक है, और इसमें अब हम बात करते हैं कि अब भारतीय संविधान निर्माताओं की समझदारी को 9वें अध्याय यानी कि संविधान एक जीवन दस्तावेज में महसूस करेंगे। तो अभी 9वें अध्याय में ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या होता है कि जिसपे भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज की संज्ञा दी गई है, अपने प्रावधानों में परिवर्तन की संभावना और एक हद तक क्या होता है कि ठोस रूप में संतुलन बैठाकर संविधान सुनिश्चित करता है कि वह दीर्घायु होगा और जनता का आदर प्राप्त करेगा। इस व्यवस्था से क्या होता है कि यह भी सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी वर्ग या समूह अपने बलबूते संविधान को नष्ट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे ये सीधे तौर से समझ में अब आ गया कि कोई भी इंसान चाहे तो इसमें अपने बलबूते पर इसे नष्ट करने की उसकी औकात या हिम्मत नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्या होगा कि समय के अनुसार इसमें परिवर्तन होगा कि अभी की हमारी नीड दूसरी है तो हम उसमें संशोधन कर देंगे। लेकिन हम ऐसा चाहे कि हर में संशोधन कर दे कि आज हमें खाने की, कल से रोटी खाते थे आज हम पिज्जा खाएंगे, उसके लिए हम संशोधन कर दे, तो ये नहीं हो सकता है। इतना भी हमारा लचीला संविधान नहीं है कि हमारा मन किया हो जाएगा। उसके लिए बाकायदे मतलब उसके जो
एक्ट पारित होते हैं और उसके बाद सब कुछ मतलब उसकी एक लंबी सी प्रोसेस होती है और एक की सहमत नहीं होती, जितने भी वहाँ पे मेंबर होते हैं उन सबकी सहमति के बाद ही वो संविधान जो संशोधन है वो लागू होते हैं। किसी की सहमति नहीं हुई यानी मेजोरिटी ज़्यादा आपको नहीं मिलती तो संशोधन भी लागू नहीं होंगे, एक्ट अधिनियम जो भी हैं वो नहीं पारित होंगे। तो वो सारी बहुत लंबी इसकी प्रोसेस होती है, यानी कि हम संशोधन कर भी सकते हैं तो इतना आसान भी नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है कि अतः ये पता लगाने के लिए कि क्या किसी संविधान की सत्ता मान्य है, आप अपने से 3 प्रश्न पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों प्रश्न थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्या क्या है कि किसी संविधान की सत्ता जो मान्य है या नहीं है। पहला क्या आता है कि क्या जिन लोगों ने संविधान बनाया वे विश्वसनीय थे, यानी कि जो लोग संविधान बना रहे हैं, जैसे हमारे देश का संविधान बनाने वाले जितने भी व्यक्ति थे, तो क्या वो विश्वसनीय थे, यानी कि जनता उन पे विश्वास करती थी, भरोसा करती थी या नहीं। और इस प्रश्न का उत्तर इसी अध्याय में आगे मिलेगा, यानी कि पूरा ये भी हम देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहला प्रश्न जो उठता है कि क्या वो लोग विश्वसनीय थे जिन्होंने ये बनाया। देन क्या होता है कि संविधान में सुनिश्चित किया कि मतलब जो भी हमारा दूसरा है कि क्या संविधान ने ये सुनिश्चित किया था कि सूझबूझ के साथ शक्ति को इस प्रकार संगठित किया जाए कि किसी एक समूह के लिए संविधान नष्ट करना आसान ना हो। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान सबको कुछ ऐसा कारण देता है कि वे संविधान का पालन करें। और इस पुस्तक में हम इसका भी आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। दिन क्या होता है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या संविधान लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को मतलब जो आकांक्षाएं हैं उनकी तो इनका निपटारा है, या हम बात करें तो संविधान द्वारा लोगों की निष्ठा प्राप्त करने की योग्यता काफी कुछ इस बात पर भी निर्भर करती है कि संविधान न्यायपूर्ण है या नहीं है। ठीक है, कि संविधान जो बनाएगा वो सबके लिए न्यायपूर्ण है या नहीं है। और उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे कि भारतीय संविधान में न्याय के बुनियादी सिद्धांत क्या है या क्या हो सकते हैं, इसका भी आंसर हमें इसी बुक में मिलने वाला है। सो आप लोग बहुत ही कंसंट्रेट माइंड से पढ़ने और समझने दोनों की ही कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज स्किप हुआ तो थोड़ा गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान कैसे बना। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक ये आया और इसमें से आपको लिखना भी कई चीज़ें हैं। होता क्या है कि जब भारतीय संविधान कैसे बना और औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने संविधान को बनाया जिसे अविभाजित भारत में निर्वाचित किया गया था। अब देखिएगा ये वर्ड जो है ना आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। यहाँ पे बातें क्या की जा रही है कि हमारा जो भारतीय संविधान था औपचारिक रूप से संविधान सभा ने संविधान को बनाया। ठीक है, ये तो ठीक है कि औपचारिक रूप से संविधान सभा ने संविधान को बनाया। अभी मैंने बताया ना संविधान सभा कैबिनेट मिशन के तहत गठित की गई थी, उसमें 389 मेंबर थे, वो भी चीजें पढ़ेंगे। खैर, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब वो संविधान सभा एक कहानी के रूप में पूरा समझिए, कभी नहीं भूलेगा कि संविधान सभा के द्वारा क्या होता है कि संविधान बनाया जिसे अविभाजित भारत में निर्वाचित किया गया था। अब यहाँ पे क्या है अविभाजित भारत का मतलब कि जब हमारा संविधान का गठन हो रहा था, संविधान सभा का गठन हो रहा था या संविधान बन रहा था, उस टाइम भारत और पाकिस्तान एक था, यानी कि पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, अलग नहीं था। तो ये अविभाजित भारत की बात हुई। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इसकी पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके किसी भी स्टेट पीसीएस या वनडे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत फेवरेट होते हैं। तो इसे अपने आप नोट्स में इसे नोट डाउन करिए कि यहाँ पे जो संविधान की पहली बैठक होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। ठीक है, कब होती है 9 दिसंबर 1946। उसके बाद क्या होता है फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित करने के संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक हुई। और यानी कि 14 अगस्त को क्या होता है विभाजित कर ले। अभी तो अविभाजित भारत की हम बात कर रहे थे, इसके बीच की जो कहानी है वो और लंबी है। ठीक है, हम यहाँ पे अभी नहीं दिया गया है, बिल्कुल भी अभी उसमें नहीं जाएंगे और आगे आने वाले चैप्टरों में वो चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें क्या हुआ कि 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक होती है और 1935 में स्थापित प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ।
ठीक है। तो ये प्रांतीय विधानसभाओं ये कहाँ से लिया गया था, आपको पता होना चाहिए 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया था। कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 1935 में जो ये प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा क्या हुआ कि अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट विधि से इसमें क्या होता है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ और संविधान सभा की रचना लगभग यदि हम बात करते हैं तो उसी योजना के अनुसार हुई जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति यानी कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया था। और इस योजना में है था क्या, ठीक है। तो जो संविधान की पूरी योजना होती है वो कैबिनेट मिशन के द्वारा तैयार किए गए खाके से ही होती है। यहाँ पे होता क्या है कि प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत या रियासतों के समूह को उसकी मतलब उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई। जितनी भी वहाँ पे प्रत्येक जो भी प्रांत थे, क्या किया गया कि जो देशी रियासत थे और कुछ रियासतों के जो समूह थे उनको क्या किया गया कि जनसंख्या के अनुपात पर सीटें कि किस एरिया पे कितनी जनसंख्या है उस हिसाब से सीटों का आवंटन किया जाता है। मोटे तौर पर हम बात करें कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का बात की जाती है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सीटों का आवंटन किस आधार पे किया जाता है। सीटों का आवंटन 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि वहां से चुना जाता है। वो एक मेंबर 10 लाखों को क्या करता है वहां पे डिनोट करता है। ये बात आप याद रखिएगा। उसके बाद क्या हुआ कि परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 292 सदस्य चुनने थे तथा देशी रियासतों को न्यूनतम 93 सीटें आवंटित की गई। यानी कि इसमें ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांत, थोड़ा इस वर्ड पे भी ध्यान दीजिएगा। ये जो वर्ड आते हैं ना यहाँ पे बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि अविभाजित भारत, ब्रिटिश सरकार वाले जो प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांत थे उनमें 292 सदस्य चुनने के लिए, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी ना उनका डायरेक्ट जहाँ पे सब कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी वही चला रहे थे, राजनीतिक व्यवस्थाएं भी वही चला रहे थे, जिन जिन एरिया में चला रहे थे वो उनके डायरेक्ट प्रतिनिधित्व में थे। और इसीलिए ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांत कहा गया है यहाँ पे, ठीक है। लक्ष्मीकांत की बुक में भी यही सारी चीजें आपको मिलेगी। तो ये बातें आपको बिल्कुल, ये शब्दों का खेल है, समझ के चलिएगा तभी आप सारी चीजें क्लियर कर पाएंगे। अदरवाइज आपको वो माइंड से स्किप होती जाएगी कि कौन सी 292 क्या था, 93 क्या था। तो 93 जो था वो देशी रियासतों के लिए सीटें आवंटित की गई थी और 292 जो थी तो वो किसके लिए की गई थी अपनी, वो की गई थी ब्रिटिश सरकार के जो प्रत्यक्ष शासन में रह रहे थे, ठीक है। उसके बाद अब क्या होता था कि प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों मुस्लिम, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया। यानी कि प्रत्येक जो प्रांत थी उनकी जो सीटें थी ना उनके समुदाय को क्या किया गया कि मुस्लिम, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया। यानी कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ये सांप्रदायिक निर्वाचन की बात करते थे। इसमें क्या था कि मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की बात करते थे, उनके लिए अलग सीटों की बात करते थे, जबकि भारतीयों का मानना था कि भाई हम अलग सीटें नहीं लेंगे, हम एक ही में चुनाव लड़ेंगे जो भी है। लेकिन कहीं ना कहीं वो बना भी रहे थे, भले में भी बुरा फिर भी करने की सोच के गए और वो हो ही गया, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने अलग अलग सीटें आवंटित कर दी कि आपके लिए इतना, आपके लिए इतना, वो सारी चीजें कर दी। उसके बाद क्या हुआ कि प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना प्रांतीय विधानसभा में जो था। और उसके बाद इसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया। तो यहाँ पे वही समानुपातिक प्रतिनिधित्व यानी कि जिसके जो लीडर मानते थे उसे, हालांकि डायरेक्ट वहाँ पे चुनाव फिर भी नहीं हुआ था। हालांकि वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया था कि जनता प्रत्यक्ष हमें चुनेगी, लेकिन फिर बाद में ऐसा हुआ नहीं था। तो इसमें ये बात आपको याद रखनी कि कैसे उन्हें चुना गया था। तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति के द्वारा चुना गया था, इसका प्रयोग किया गया था। और अभी भी एकल संक्रमणीय मत चलता है, हमारे किस में चलता है, हमारे राष्ट्रपति महोदय के चुनाव पे चलता है, ठीक है। याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद होता है कि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों
ने के जो चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया। और अध्याय के पिछले भाग में मतलब उन 3 कारकों पर प्रकाश डाला गया है जो संविधान को प्रभावी और समान योग्य बनाते हैं, यानी कि इसको हम अभी पढ़ेंगे। और उसके बाद हम बात करें कि भारतीय संविधान इस परीक्षा में किस हद तक कामयाब होता है। जो हमारा भारतीय संविधान था वो बन तो जाता है, अभी खैर बना नहीं है, ठीक है, उसे पूरा हम बनाएंगे। उसके बाद ही देखेंगे कि किस हद तक यहाँ पे कामयाब होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे बात क्या की गई है, संविधान सभा का स्वरूप, ठीक है। तो जो कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया जाता है, जरा थोड़ा सा उस पर नजर डालें यदि हम लोग, तो यहाँ पे क्या होता है कि 3 जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद वे सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुनकर आए थे। यहाँ पे एक ट्विस्ट था। क्या हुआ था कि बंगाल वाले एरिया से ही हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी चुने गए थे। और होता क्या है कि जब भारत और पाकिस्तान का डिवाइडेशन होता है, उनकी जो संविधान सभा की सदस्यता थी वो खत्म हो जाती है। और संविधान में कोई ऐसे व्यक्ति को संविधान मतलब बनाने की इजाजत नहीं थी जो उस सदस्य का मेंबर ना हो। और जब संविधान सभा की भीमराव अंबेडकर जी की सदस्यता खत्म हो जाती है, तो फिर वो उन्हें आके इधर दूसरे की स्थान पर उन्हें अपनी सदस्यता लेनी पड़ती है, क्योंकि वो बंगाल एरिया से थे और वहाँ पे तो उनकी पूरी जो उसमें चला गया, पाकिस्तान में चला गया, और पाकिस्तान में चला गया तो फिर उनकी सदस्यता तो खत्म होनी ही थी। अब होता क्या है यहाँ पे कि जो हमारा 3 जून, ठीक है, 3 जून 1947, ये आप याद रखिएगा, ये कौन सी डेट है, माउंटबेटन योजना। यहाँ पे क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान के डिवाइडेशन की बात की गई थी। तो इस 3 जून 1947 का ये जो दिन है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। माउंटबेटन योजना आती है और उसी के तहत भारत और पाकिस्तान का डिवाइडेशन होता है। तो अभी जो मैं बोल रही हूँ प्लीज आप उसे लिखते भी जाइएगा अपने अनुसार से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे कि जो हमारा इसका मतलब मेंबर यहाँ के नहीं रह जाते, अब बचते कितने मेंबर हैं, तो संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर कितनी हो गई, 299 हो गई। यानी कि 389 मेंबर्स से संविधान सभा की जो वास्तविक सदस्य संख्या रह गई वो अब कितनी हो चुकी है, यहाँ पे 299 हो गई है, ठीक है। पहले इतने मेंबर थे, पहले ये बात आप याद रखिएगा कि अविभाजित भारत में 389 मेंबर थे, लेकिन जब संविधान का विभाजन हो जाता, हमारे देश का विभाजन हो जाता है, तब 299 मेंबर ही रह जाते हैं संविधान सभा में, ठीक है। उसके बाद अब क्या होता है कि इनमें से 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। इन्होंने ही अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा में अंतिम रूप से कितने व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए थे। तो यहाँ पे आप ये मत याद रखिएगा कि 389 या 299, जी नहीं, 284 मेंबर यहाँ के जो सदस्य थे और वो सिग्नेचर करती हैं इसमें, ठीक है। और यहाँ पे कुछ महिलाएं भी थी। तो महिलाएं कौन कौन, मतलब कितनी महिलाएं हैं, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता था। तो संविधान सभा में 15 महिलाएं थी, लेकिन जब संविधान सभा में इसमें सिग्नेचर होता है फाइनली, तो उसमें 9 महिलाएं शामिल होती हैं। ये 9 और 15 में काफी कंफ्यूजन होता है, तो आप कहीं पे लिख लीजिए कि संविधान सभा में हमारे 15 महिलाएं थी, लेकिन सिग्नेचर करने वाली 9 महिलाएं थी, ठीक है। एक बार आप इसे चेक कर लीजिएगा, यदि मैं थोड़ा उल्टा बोल गई हूँ तो शायद सीक्वेंस यही है कि 15 महिलाएं संविधान सभा में थी और सिग्नेचर करने के लिए 9 ही महिलाएं वहाँ पे उपस्थित थी। और इसमें 299 सदस्य थे। सिग्नेचर कितने लोगों ने किया, 284 लोगों ने, 26 नवंबर 1949 को, जब हमारी प्रस्तावना आत्मार्पित अंगीकृत की जाती है उस टाइम पे। उसके बाद क्या होता है कि इस प्रकार इस उपमहाद्वीप में विभाजन से उपजी विभीषिका और हिंसा के बीच संविधान निर्माण का काम हुआ। लेकिन संविधान निर्माताओं के धैर्य की प्रशंसा करनी पड़ेगी कि उन्होंने न केवल अत्यधिक दबाव में एक संविधान बनाया, बल्कि विभाजन के कारण हुई अकल्पनीय हिंसा से सही सबक भी लिया। और भारत के संविधान ने नागरिक की एक नई अवधारणा प्रस्तुत की। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित होंगे, बल्कि धार्मिक पहचान का
जो नागरिक अधिकारों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे एक तो हम इधर अपना जो भी है कि अंग्रेजों से उभरे थे, और जब अंग्रेजों से हम उभरे ही थे कि हम आपस में ही लड़ भिड़ गए, और आपस में हमारी इतनी भीषण लड़ाई हो गई कि जिसे दबा पाना भी बहुत ही मुश्किल लग रहा था। उसके बाद क्या हुआ, लेकिन संविधान सभा के गठन का यह विवरण केवल सतही तौर पर ही हमें बताता है कि संविधान वास्तव में बना कैसे। यद्यपि हमारी संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक बहस के मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे। अभी मैंने आपको बताया था ना कि एकल संक्रमणीय मत के द्वारा चुने गए थे, जो कि प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति महोदय के चुनाव के लिए यूज किया जाता है। तो जब भी कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के आधार पे होता है, तो एकल संक्रमणीय मत याद रखना है आपको, लिख लीजिए। अभी आपको बहुत सारी बातें लिखनी पड़ेगी, तो आप ये जितने फैक्ट है वो लिखते जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे ये फैक्ट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आप क्वेश्चन उठा के देखिए। पॉलिटी बहुत हर एक एग्जाम की फेवरेट होती है, 10 से 15 25 क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाने हैं, और संविधान सभा से तो बनी बनाई बात है 2-4 क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है आपका। तो प्लीज इसे आप स्किप मत कीजिए, लिखते जाइए, बेटर होगा आपके लिए। और यहाँ पे क्या हुआ था कि जो जिसका चुनाव हुआ था ना, वो क्या बताया गया कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसमें यदि हम बात करें, उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधि परक बनाने का गंभीर प्रयास किया गया। सभी धर्म के सदस्यों को ऊपर बताई गई अवधि के प्रतिनिधित्व मतलब कि विधि से प्रतिनिधित्व दिया गया, और इसके अतिरिक्त संविधान सभा में उस समय के अनुसूचित वर्गों को क्या किया गया था, 26 सदस्य थे अनुसूचित वर्ग के। जहां तक राजनीतिक दलों का सवाल है, विभाजन के बाद संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व था। जब विभाजन हो जाता, पहले तो मुस्लिम लीग भी थी, बाद में सिर्फ और सिर्फ बचता है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, कि हम जब बात बोलते हैं ना, तो हमारी बातों में बहुत ज़्यादा क्लियरिटी होनी चाहिए। और ये हमें क्लियरिटी कहाँ से आ सकती है, अपना बेसिक पढ़ने से। कुछ एनसीईआरटी जैसे बुकें हैं, उनको पढ़ने से हमारा ये क्लियर होता है, ठीक है। तो लक्ष्मीकांत में आपको सीधे सीधे दिया हुआ, आपको उतना क्लियर नहीं होगा, लेकिन जब हम बेसिक पढ़ेंगे तो सारी चीजें हमें क्लियरिटी आएगी। अब यहाँ पे क्या बताया गया आपको कि अविभाजित भारत में, यानी कि विभाजन के बाद संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व था। विभाजन के बाद ये वर्ड आप यूज करते हो, तो एग्जामिनर को या किसी भी बंदे को, सपोज मैं आपको बता रही हूँ, तो मैंने कहा कि यहाँ पे कांग्रेस का प्रभुत्व था, तो आपके माइंड में आएंगे यार विभाजन के पहले था, विभाजन के बाद था, यानी मुस्लिम लीग कहाँ जाएगी। लेकिन यदि मैंने आपको ऐसा बोल दिया कि विभाजन के बाद संविधान में हमारे कांग्रेस का, यानी संविधान सभा में कांग्रेस का प्रभुत्व था, तो आपको वो बहुत अच्छे तरीके से एक ही बार में बिना किसी डाउट के क्लियरिटी आ जाएगी, क्योंकि मुस्लिम लीग जो थी वो तो अलग हो चुकी थी, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या बचता है, कांग्रेस का। और जब हम आंसर राइटिंग करेंगे, हमारे आंसर में कुछ ऐसी ही क्लियरिटी होनी चाहिए, घुमा फिरा के ना, क्योंकि हम जितने क्वेश्चन लिख रहे हैं, चाहे वो इंटरव्यू हो चाहे मेंस हो, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, हम अपने ही क्वेश्चन पे क्या कर रहे हैं, उसका आंसर दे रहे हैं, और उस आंसर में ही हम इतने क्वेश्चन पैदा कर दे रहे हैं कि हमें खुद नहीं पता कि हम कितने कर दे रहे हैं। तो हमें ऐसे करना है कि जहाँ पे क्वेश्चन पैदा ही ना हो, सिर्फ एक सॉलिड वाला जवाब होना चाहिए कि या ये तो ये है या तो नहीं है, सीधे सीधे है। वो फिर ऐसा नहीं कि हो सकता है, होगा होगा, ये वाला सिस्टम खत्म रहता है। अब क्या होता है कि और उसे 82% सीटें प्राप्त थी, यानी कि सबसे ज्यादा कांग्रेस को सीटें प्राप्त थी। कितनी थी, 82%। अभी 82 सीटें नहीं हम बात कर रहे हैं, टोटल सीटों का 82% बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, लेकिन कांग्रेस स्वयं विविधताओं से भरी हुई एक ऐसी पार्टी थी जिसमें लगभग सभी विचारधाराओं की नुमाइंदगी थी। तो यहाँ पे कांग्रेस भी ऐसा नहीं था कि उसमें भी बिल्कुल एक ही जैसे लोग थे, कई सारे वहाँ पे विचारधारा वाले लोग रहते थे। खैर कुछ भी हो, वहाँ पे मतलब पूरा था कि कुछ बहुत लंबे टाइम तक पूरी कांग्रेस की ये प्रोसेस चलती रहती है। 12th क्लास में और बेहतर जो हम स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखेंगे कि कैसे कैसे वहाँ पे जो संविधान वगैरह बनते हैं, तो उसमें से मतलब
जब हमारा संविधान बन के तैयार हो जाता है, निर्वाचन होते, कौन कौन सी सत्ता पे आते, कैसे आते, कौन सी पार्टी का कब गठन होता है, वो चीज़ें हम देखेंगे। तो अब इसमें क्या हो रहा है, संविधान सभा के कामकाज की शैली, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग बस पढ़ते रहिए और अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, और ऐसा नहीं कि पढ़ के थोड़ा बहुत पढ़ना है और निकल जाना है, तो जी नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, तो इन्हें हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे और पूरा बेहतर तरीके से ही फिनिश करेंगे। ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में।